नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर सबसे पहले खास नजर। आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरें कौन से हैं जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आज की हमारी पहली खबर, राम मंदिर दान गबन में चंपत राय ने तोड़ी है चुप्पी। बताएंगे हेराफेरी को लेकर क्या उन्होंने कहा है। दूसरी खबर आज की, केतन हत्याकांड में पुलिस अब आरोपी चेतन की चाल ढाल की क्यों करेगी जांच। और तीसरी खबर, अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरी नन्ही जान बचाने के लिए एनडीआरएफ को भी बुलाया गया। और आज की चौथी खबर, सिंधु नदी समझौता रद्द करने पर पाकिस्तान ने भारत को दी हाथ काटने की गीदड़ भभकी। ये तो 4 बड़ी खबरें जो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा भारत से और दुनिया से कोई भी बड़ी खबर होगी इस 1 घंटे के बुलेटिन में आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन केस में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने माना है कि हेरफेर रोकना उनकी जिम्मेदारी थी और वो इसे रोक नहीं पाए। लेकिन चंपत राय ने कहा ही साथ ही कि चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही चोरी की सूचना मिली वो सक्रिय हो गए और उनकी शिकायत पर ही संदिग्धों को पकड़ा गया। इस पूरे मामले में पुलिस अब 140 लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इन लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा गया है। उनकी संपत्ति और बैंक खातों का भी ब्यौरा मांगा जा सकता है, हर एक चीज। राम मंदिर दान गबन केस में पुलिस की जांच का दायरा फैल गया है। पुलिस ने करीब 140 लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा है। उनसे बैंक स्टेटमेंट्स और संपत्ति की जानकारी देने को कहा गया है। उधर 8 गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। उनमें से कुछ से पूछताछ के लिए पुलिस अर्जी दे रही है। इस सनसनीखेज में आरोपी के घर में आए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कल पुलिस ने उनसे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही चोरी की सूचना मिली वो सक्रिय हो गए। उनकी शिकायत पर ही संदिग्धों को पकड़ा गया। चंपत राय ने माना है कि हेर फेर रोकने की जिम्मेदारी मेरी ही थी और मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा। इस बीच धर्माचार्य इस पूरे मामले में दोषियों को लगातार कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। तो इस पूरे मामले पर धर्माचार्य काफी नाराज हैं और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के सदस्य धर्मदास महंत ने कहा है कि चंपत राय गलत संगत का खामियाजा झेल रहे हैं। मान जी, चंपत राय को लेकर क्या कुछ आपकी राय है? आज पुलिस पूछताछ में उन्होंने कहा कि सक्रिय तौर पर किसी भी तरीके से मैं इस पूरी धांधली में शामिल नहीं हूं, लेकिन उनकी निगरानी में ये सब कुछ होता रहा। उन्होंने खुद माना है कि उन्हें मालूम था कि ये गड़बड़ी हो रही है। जो मालूम था गड़बड़ी हो रही तब अपने स्वीकार किए, तो उनको विषय में क्या हम बोल सकते हैं। वो अच्छे आदमी, सीधा उनका के लोग का नाम है, गलत आदमी के संगत कर लिए, बस हो गया काम खत्म। कौन गलत आदमी का संगत कर लिया मान जी? चंपत जी जितने भाग कोई भी व्यक्ति पाई को कुसंगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। संगत के ही बुद्धि संगत में मिलता है। पत्रकार 10 जो बोलते हैं तो पत्रकारों के एक व्यवस्था सुनाई पड़ता है। एक पत्रकार को बैठा दिए वो क्या करेगा? समाज में जिस मेजॉरिटी में रहता है वैसे ही बुद्धि आदमी के बनता है, वैसे ही बुद्धि आगे बढ़ती है। और इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों से फिर पुलिस पूछताछ हो रही है। ये सभी 8 आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अयोध्या की जेल में हैं और पुलिस जेल पहुंच चुकी है और नए सबूतों के मद्देनजर उनसे फिर से पूछताछ हो रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की जेल से बाहर की एक रिपोर्ट आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, देखिए। राम मंदिर चंदा चोरी में शामिल आरोपियों से पूछताछ करने के लिए अयोध्या पुलिस अयोध्या की जेल में पहुंच गई है। इसी जेल में सभी 8 आरोपी बंद हैं जिनसे अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। इस केस के जांच अधिकारी खुद यहां पर पहुंचे हैं और आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आज ही अयोध्या की कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि उनको आरोपियों से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी और पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है और बारी बारी से सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस
ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सिंडिकेट में जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके अलावा कुछ और भी लोग शामिल हैं। इसके साथ ही कब से ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे, चंदा चोरी से कितना पैसा कमाया, कहां कहां पर संपत्तियां ली और अपने परिवार या जानकारों के नाम कौन सी संपत्तियां ली हैं, क्या इनके परिवार के लोग या जानकार भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो ये लंबी पूछताछ करने के लिए अयोध्या पुलिस की टीम जेल के अंदर पहुंच गई है। और वहीं देखिए, राम मंदिर दान गबन की जांच कर रही पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी जांच कर रही है। एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर आरोप है कि उसने भी काफी संपत्ति बनाई है और इसी साल अप्रैल में अनुकल्प मिश्रा ने गांव में बने अपने घर पर रामकथा कराई थी, जिसमें चंपत राय समेत कई वीवीआईपी पहुंचे थे। अयोध्या के बसावा गांव में आरोपी अनुकल्प मिश्रा का यह घर पूरे गांव का सबसे आलीशान घर है। 23 अप्रैल से उसने यहां राम कथा कराई। कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री ने एनडीटीवी को बताया कि अनुकल्प ने उनकी टीम को 50,000 रुपए दिए थे, जो एक सामान्य सी बात है। हालांकि उन्होंने कहा कि कथा के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। पंडाल वगैरह की व्यवस्था अच्छी थी, मंच स्तरीय जो है। अच्छा। और बाकी कुछ नेता मंत्री का आना जाना ये सब चीजें था। उन्होंने ये भी बताया कि कथा में भीड़ कोई खास नहीं थी, लेकिन अयोध्या फैजाबाद से जो बड़े लोग राम कथा सुनने आए उनमें चंपत राय भी शामिल थे। एनडीटीवी के पास इसका वीडियो भी मौजूद है। महाराज चंपत राय भी इसमें आए थे और चंपत राय जी आए थे इसमें, और क्या नाम है उनका, महापौर जी गिरीश त्रिपाठी जी आए थे, मिल्कीपुर के विधायक जी चंद्रभान पासवान जी आए थे। ये सब लोग आए थे। उसमें भाई वीडियो है, फोटोज हैं सारी पड़ी हुई, जो है ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। कथावाचक के मुताबिक पूरी कथा और भोजन और अन्य इंतजामों में 6 से 7 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि अनुकल्प मिश्रा राम मंदिर में पैसा गिनने का काम करता है। तो राम मंदिर दान गबन की जांच में लगातार कई खुलासे हुए हैं। ऐसे ही 10 खुलासों की जानकारी आपके सामने रख देते हैं। खुलासा नंबर 1 ये हुआ कि कच्ची रसीद के नाम पर गबन का खेला हुआ। खुलासा नंबर 2, आभूषणों का हिसाब ठीक से नहीं रखा गया। खुलासा नंबर 3 ये हुआ कि नकदी को वॉशरूम में छुपाया जाता था। खुलासा नंबर 4, चोरी की रकम का बंटवारा आपस में मिलकर किया जाता था। खुलासा नंबर 5, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया गया, मतलब सीसीटीवी के आगे ही कोई ना कोई खड़ा नजर आता था जहां नोटों की गिनती होती थी। खुलासा नंबर 6, कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। खुलासा नंबर 7, आरोपियों की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ देखते ही देखते। खुलासा नंबर 8, 2 से 3 सालों से चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। खुलासा नंबर 9, बैंक के कुछ कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है। खुलासा नंबर 10, सिफारिश से कैशियर की भर्ती भी होती थी। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अपना आक्रोश दिखाने और मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस के नेता अयोध्या में राम मंदिर जाने की कोशिश में है, लेकिन यूपी पुलिस ने पहले ही इन नेताओं को रोक दिया है, उन्हें नजरबंद कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर से पहले पड़ने वाले टेढ़ी बाजार चौराहे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। दरअसल चढ़ावा गबन विवाद के बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राम मंदिर के लिए निकला, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। उधर प्रयागराज में कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह को भी कैंट थाना इलाके के अशोकनगर में उनके घर में पुलिस ने नजरबंद कर दिया। बिना ऊपरी संलिप्तता के ये काम संभव नहीं था। 2 साल से ये लूट चल रही थी, ये उनकी जानकारी में थी। इसका पर्दाफाश आज हुआ है, लेकिन 2 साल से ये लूट चल रही थी। इस बीच यूपी सरकार के मुताबिक कांग्रेस राम के अस्तित्व पर यकीन नहीं करती थी, अब राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है। जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए। राम मंदिर दान गबन केस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार और ट्रस्ट पर आरोप लगा रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ उन्हें जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब आरोप लग रहे हैं तो जवाबी पलटवार भी हो रहा है, पक्ष और विपक्ष। सुनिए जरा। श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई न देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग,
ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। क्या मंदिर ट्रस्ट कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और उधर देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी भी आरोप लगाने में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता। उन्होंने आरोपियों को पुलिस रिमांड में ना लिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपा का भी पूरे चंपक मजे में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर यानी 4 बिग न्यूज आपके सामने रखते हैं। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के दौरे से पहले बड़ा एक्शन। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन भी हाउस अरेस्ट। अयोध्या जाने से पहले रोके गए, आवास के बाहर पुलिस तैनात। कर्नाटक के मैंगलुरु में समंदर की उफनती लहरों के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड्स का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। समंदर में डूब रहे 6 मछुआरों को वक्त रहते बचाया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से तुरंत दाम घटाने को कहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल रह गई, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा। जबकि सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 76,479 पर बंद। निफ्टी भी 81 अंक कमजोर होकर 23,866 पर आया। आईटी और मीडिया शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। पुणे के केतन हत्याकांड के आरोपी चेतन और सिया की एक जांच जो चाल है उसकी जांच हो रही है। और ये क्या चाल है, देखिए। पुलिस अब वैज्ञानिक टेस्ट के जरिए चेतन के राज खोलने की तैयारी में है। इसके लिए आरोपी चेतन का गेट एनालिसिस होगा। चेतन के चाल ढाल का होगा टेस्ट, क्योंकि आरोप है कि वो लोहगढ़ किले में हुडी पहनकर गया था। फिर सीसीटीवी से मिलान कर यह देखा जाएगा कि हुडी पहने शख्स वही है या नहीं, यानी उसके बॉडी लैंग्वेज का पूरा विश्लेषण भी होगा। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में चेतन का गेट एनालिसिस सबसे अहम है। पुलिस इस टेस्ट के जरिए कोर्ट में साबित करेगी कि किले पर वारदात की जगह जो शख्स नजर आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि चेतन ही था। अदालत की मंजूरी के बाद चेतन के चाल ढाल की जांच होगी। कदमों की लंबाई और चौड़ाई का एनालिसिस होगा। चेतन के चलने की गति देखी जाएगी। पैरों का कोण मापा जाएगा। हाथों की रफ्तार मापी जाएगी। शारीरिक संरचना का एनालिसिस होगा। गेट एनालिसिस करने के बाद पुलिस लोहगढ़ किले से मिले चेतन के सीसीटीवी से इसका मिलान करेगी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस हर तरह के वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि एक एक सच दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन ये गेट एनालिसिस क्या है, ये किसी संदिग्ध की पहचान करने में कितनी मदद करता है, ये एनालिसिस कितना सटीक होता है, आइए जरा इस पर बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अंग्रेजी शब्द गेट का अर्थ चाल या गति होता है। किसी व्यक्ति के चाल ढाल को पढ़ा जाता है। यह फोरेंसिक साइंस का बेहद सटीक जरिया है। इससे आरोपी की पहचान स्थापित की जाती है। बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण इसके जरिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं। खास बात यह है कि पुलिस चेतन का वीडियो शूट भी करेगी। लोहगढ़ के किले में लगे जिस सीसीटीवी में चेतन की तस्वीर कैद हुई थी, पुलिस बिल्कुल उसी अंदाज में चेतन को फिर से चलाएगी ताकि कंफर्म किया जा सके कि यह वीडियो चेतन का ही है या किसी और का।
सिया और चेतन 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड में है। इस दौरान पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे चेतन के फुटेज को भी रिक्रिएट करेगी, यानी चेतन को उसी तरह की हुडी पहनाकर और किले पर उसी जगह उसी अंदाज में चलवाया जाएगा और उसका वीडियो बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को रियल फुटेज से मिलाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सीसीटीवी में चेतन ही था। जांच अधिकारियों ने बताया कि वीडियो रिक्रिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि 18 जून को पहचान छिपाने के लिए चेतन ने अपने चेहरे को हुडी से ढक रखा था। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि उसे अभी किले पर वारदात की सटीक जगह और मृतक के गायब पासपोर्ट की भी गहन जांच करनी है। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की अपराध से जुड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, कहां से हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में बड़ी खबर है। 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में आरोपी गिरिबाला और समर्थ दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। जबकि जयपुर के जयसिंहपुरा इलाके में भतीजे ने चाचा जयप्रकाश की हत्या कर दी, वहीं शिवदासपुरा में भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। जबलपुर में झुमका लुटेरे गैंग का पर्दाफाश हुआ। सरगना समेत 4 गिरफ्त में हैं, 2 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। बिहार के गया में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी की तलाश है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर किया वीडियो वायरल। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के अजमेर में जगन डकैत की जेल में गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोपी विष्णु जाट को हिरासत में लिया गया है। लेकिन जेल में हुई इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डकैत जगन मर्डर केस ने तूल पकड़ा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया है। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं परिजन। मामले की सीबीआई जांच पर अड़े हैं परिजन। परिजनों ने जताया है जान का खतरा और परिजनों ने की सुरक्षा देने की मांग। उधर जेल के अंदर डकैत जगन गुर्जर की हत्या हुई, इसके बाद से ये बवाल है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर और विष्णु जाट एक साथ बंद थे। हत्या से पहले दोनों 4 घंटे साथ रहे, साथ में नाश्ता किया, साथ में लूडो भी खेला। आरोप है कि इसके बाद विष्णु जाट ने जगन डकैत की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब परिजन सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जगन ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसे इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। उस व्यक्ति के जबरदस्ती आर्म्स एक्ट जो लगाया, एक कोई कट्टा वट्टा उसकी गाड़ी में धरा और उसको ऐसा कितना बड़ा बवंडर बना दिया जगन डकैत को। कैसा बवंडर, इतना बड़ा मुकदमा कर दिया उसने, जिसको सीधा ना धौलपुर जेल ने झेला, ना जयपुर ने झेला, ना भरतपुर ने झेला और सीधा अजमेर पहुंचा दिया। ये साजिश है। जेल में हत्या होने के बाद जगन गुर्जर के परिजन धरने पर बैठ गए। परिजन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इन्होंने, इनके घर वालों ने ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए और इनका जेल से अन्यत्र कहीं पर ट्रांसफर करवाया जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। तो उच्च सक्षम अधिकारी के पास बात रख दी हमने। खास बात यह है कि हत्या के बाद सेल का मुआयना कर रही पुलिस टीम को बैरक के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिससे साजिश का शक गहरा गया है। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले जगन गुर्जर को डकैत के नाम से जाना जाता था। जगन गुर्जर का आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है, थोड़ा इसको खंगालते हैं। देखिए, जगन गुर्जर चंबल का भूतपूर्व डकैत रह चुका है। भूतपूर्व डकैत राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। जगन पर 128 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी के मामले दर्ज हैं। जगन ने 2 शादियां की थी। मार्च 2026 में अजमेर जेल शिफ्ट किया गया इसे। मारपीट और धमकी के केस में यह बंद था। शक है कि वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में इसकी हत्या कर दी गई। देखिए, जगन गुर्जर की हत्या के बाद उनके परिजन धरने पर अब बैठ गए हैं और परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जगन गुर्जर के जो परिजन हैं, समाज के लोग हैं, मृतक के बेटे आशाराम हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि इस पूरे हत्याकांड की जांच है जो सीबीआई के द्वारा की जाए और जब जगन गुर्जर के जो भाई हैं पप्पू गुर्जर, वो भी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, तो यहाँ से इनकी जेल को शिफ्ट कहीं और किया जाए। और तीसरी बड़ी मांग यह है कि जब जगन गुर्जर का आखिरी मुकदमा बाड़ी थाने में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट का, वो जो मुकदमा था परिजन बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फर्जी था। उस मामले में जो बाड़ी थाने के जो तत्कालीन जो प्रभारी रहे हैं थाना अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर ये परिजन कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, ये
जगन गुजर के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। तो ये तमाम जो मांगे हैं, इसको लेकर जो परिजन है वो यहाँ पर धरने पर बैठा है और काफ़ी आक्रोशित हैं। और जिस तरीके से मांग है और मांग पूरी नहीं होने के बाद तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जो विष्णु जाट है उसको डिटेन कर लिया है। चलिए हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहे, देखते रहे 4 का आलम। एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। ब्रेक के बाद 4 के आलम में बढ़ते हैं आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खबर मुंबई से है। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, जहां 10 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। और चेंबूर इलाके के 11 नंबर रोड पर यह हादसा हुआ है। स्कूली बस के ऊपर अचानक एक पेड़ गिर गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें भी देखी आ गई हैं। ये जिस वक्त हादसा हुआ, बस के अंदर स्कूली बच्चे मौजूद थे। हादसे में अब तक 10 बच्चों के घायल होने की खबर आई। घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये बड़ा पेड़ है, बस इसके नीचे दब गई है। और इसमें इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए आपको हम लिए चलेंगे अपने संवाददाता के पास। सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता, ये तस्वीरें भी बता रही हैं किस तरह से, लेकिन अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है सुजाता? अगर आप हमें सुन पा रही हो, सवाल पहुंच पा रहा हो, क्या अभी आपको जानकारी मिल रही है? क्या सभी बच्चे सुरक्षित हैं? ये जो भी जानकारी बताइए। सुजाता, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए हम कोशिश करेंगे दोबारा सुजाता का रुख करें। इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में भीषण, लेकिन इसमें स्कूली छात्र सवार थे, बच्चे मौजूद थे। ये चिंता वाली बात। अचानक एक पेड़ गिरा। मुंबई में अभी मानसून ने दस्तक दिया है और बारिश हो रही है कई दिनों से, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ये विशाल पेड़ है, भारी भरकम। स्कूली बस के ऊपर ही ये पेड़ अचानक से गिर गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक ये हादसा हो गया था। लेकिन 10 बच्चे, जानकारी मिल रही है कि अभी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। प्रार्थना यही होगी कि सब सुरक्षित रहें। इसमें आनन फानन में बीएमसी की टीम और प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू चल रहा है ये। लेकिन बस का जो बीच वाला पूरा हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ दब गया है इस पेड़ के नीचे। विशाल पेड़ है ये, भारी भरकम। तो मुंबई चेंबूर से ये खबर है, जहां कि स्कूली बस के ऊपर ही ये पेड़ गिर गया है और इसमें स्कूली छात्र सवार थे। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 बच्चे जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बच्ची का बैग दिख रहा है और ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि ये सारे बच्चे सभी सुरक्षित रहें, हर एक परिवार का चिराग सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं। अंबाला के धनौरा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा है 4 साल का बच्चा, जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है सेना और एनडीआरएफ की टीम। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर तैनात है। अंबाला के धनौरा गांव में यह हादसा हुआ और जिसका बच्चा गिरा हुआ है, वो जाहिर सी बात है उस परिवार की अभी चिंता बहुत ज्यादा है। और ये पूरी टीम देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, सेना, एनडीआरएफ सभी। खेत के पास ये खुला बोरवेल निर्भय के परिवार के लिए एक भयावह खबर लेकर आया। 4 साल का निर्भय अपने पिता के साथ खेत पर दादा को खाना देने गया था। पिता काम में जुट गए और वो खेलते खेलते इस 220 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। उन्होंने उसको बंद नहीं करा, तो उस कारण जो है बच्चा वहाँ खेल रहा था, उसको पता नहीं लगा और दादाजी के देखते देखते उसके अंदर वो गिर गया। 200-250 फुट जो है नीचे चला गया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टुकड़ियों ने कमान संभाल ली है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। उसकी हर सांस के लिए रेस्क्यू टीमें वक्त के खिलाफ दौड़ लगा रही हैं। आधुनिक कैमरे और सेंसरों की मदद से निर्भय पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हर कोई निर्भय की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। बोरवेल की खुदाई और रखरखाव पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक बोरवेल खोदने से पहले प्रशासन को सूचना दें। ड्रिलिंग करने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। बोरवेल के चारों ओर कंक्रीट का चबूतरा बनाया जाता है। पाइप को नट बोल्ट से लॉक किया जाता है। काम पूरा होते ही गड्ढों को पूरी तरह से भर दिया जाता है। बोरवेल के चारों ओर कटीले तार या मजबूत घेरा होना चाहिए।
ताकि कोई भी बच्चा वहां ना पहुंच सके। बोरवेल निर्माण के समय बोर्ड जरूर लगाएं। बोरवेल बंद होने पर फिलिंग सर्टिफिकेट लेना होगा ताकि साबित हो सके कि अब वहां खतरा नहीं है। फोन लाइन पर मोहम्मद गजाली हमारे संवाददाता जुड़े हुए। गजाली, इस वक्त क्या रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है और बच्चे को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, जैसे कि जानकारी है कि 220 फीट गहरा ये बोरवेल है। सुबह 6:30 बजे वो गिरा है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर बता रहे हैं। और ऐसे में बारिश भी हो रही है अंबाला में, उस इलाके में जहाँ पर ये घटना हुई है या जहाँ पर ये बोरवेल है। और बारिश की वजह से जो है कुछ दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगा हुआ है, उसमें एनडीआरएफ और आर्मी के लोग भी लगे हैं। बच्चे की हालत अभी कैसी है इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर रहा है उस जानकारी की। सबका फोकस इसी पे है कि जल्द से जल्द उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी रुकावट हो रही है। बारिश कभी धीमी हो रही है, बारिश तेज भी हो रही है। तो ऐसे में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बोरवेल में ज्यादा पानी भी ना जा सके, जिससे बच्चे की जान को कोई खतरा हो। बिल्कुल, यही प्रार्थना होगी कि ये बच्चा सुरक्षित रहे और जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है वो सफल रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया गजाली इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ वो जो बोरवेल है उसी में ये बच्चा गिरा है। देखिए, अमेरिका और ईरान की दोहा वार्ता पर सस्पेंस है। बैठक से पहले कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोहा में बैठक होगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बैठक का कार्यक्रम नहीं है। दोहा में आज प्रस्तावित है दोनों देशों की बैठक, लेकिन दोनों देश अड़े हुए हैं। हॉर्मुज में हुए ताजा हमलों के बाद अब दुनिया की नजरें दोहा बैठक पर टिकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन दोहा पहुंच रहा है। ट्रंप ने कहा कि ये बैठक अहम भी हो सकती है और नहीं भी। Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. लेकिन तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने स्पष्ट किया कि दोहा में उनकी कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। ईरान सरकार के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन 2 दिन दोहा में रहेगा, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक नहीं होगी। 14 सूत्री समझौते को लागू कराने जा रहे हैं ताकि तेल बिक्री और जब्त संपत्तियां जारी हो सकें। साफ है, दोहा वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, डील की शर्तों को लागू करने की कोशिशों के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का सख्त बयान भी सामने आया है। अब उन्होंने क्या कहा है, रख देते हैं आपके सामने। कह रहे हैं कि कोई भी समझौता आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए, ना कि धमकियों या एक तरफा प्रेशर पर, दबाव पर। आपसी समझ एक दो तरफा रास्ता होता है और अगर अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं, यानी ईरान तैयार है। 2 मार्च से चली आ रही इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच इजराइल ने लेबनान पर रुख साफ कर दिया है, लेकिन यह ताजा बयान आने वाले वक्त की एक नई और खतरनाक तस्वीर पेश भी कर रहा है। आइए पता करते हैं, देखते हैं। दक्षिणी लेबनान का बड़ा इलाका तबाह, 4257 लोगों की मौत, 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर। इतनी भयानक तबाही मचाने के बाद अब जाकर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने लेबनान को लेकर रुख साफ किया है। उन्होंने कहा, लेबनान पर कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन 1 मिलीमीटर भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हमारा मकसद हिजबुल्लाह का खात्मा है। जब तक हिजबुल्लाह निहत्था नहीं हो जाता, हमारी सेना लेबनान से नहीं हटेगी। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और हिजबुल्लाह अपना अस्तित्व बचाने में। लेकिन सवाल एक ही है, लेबनान में शांति कब बहाल होगी? पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में मानसून सीजन चल रहा है। इस वक्त बादल जमकर बरस रहे हैं। राजधानी अक्रा में रहने वाले मौसम की मार से इस वक्त बेहाल है, तो वहां के पूरे हालात तस्वीरों के जरिए आपके बीच रखते हैं। तीस लाख की आबादी वाला शहर बाढ़ की आफत से जूझ रहा है। डेंसू और उड़ावा नदियां लबालब है।
दरिया का पानी अपनी सरहदों को तोड़ रहा है, निचले इलाके में खलबली मचाते हुए दाखिल हो रहा है। ये खूबसूरत पॉश इलाका भी पानी में डूब गया। बदहाली और बेबसी का आलम देखिए, लोग घरों की दीवारों पर बैठे हालात पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ जान बचाकर भाग रहे हैं। यहां से निकलने में खतरा था, इलाकाई ह्यूमन चेन बनाकर आगे बढ़े। आगरा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश और मौसम तकरीबन 6 महीने लंबा होता है। शुरुआत अप्रैल से होती है। बादल महीनों इस तरह ही बरसते रहेंगे और इन लोगों को हाल फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। मुंबई और उसके आसपास बादल जमकर बरस रहे हैं। शुरुआती बारिश में ही लोग जलभराव से जूझ रहे हैं। हमारी खबर नवी मुंबई से। अब नवी मुंबई की ये सड़क तकरीबन 1 फीट पानी में डूब गई। दफ्तर जाने वाले लोग और कारोबारी इसी हाल में आगे बढ़ते रहे। रोज खाने कमाने वालों की मुश्किलें भी कम नहीं थी। बाइक और स्कूटी से आवाजाही करने वालों की परेशानी और बढ़ी थी। जरा सा बैलेंस बिगड़ने पर पलटने का खतरा था। जगह जगह एक जैसे हालात। इस सड़क से गुजरने वाले भी परेशान दिखे और हालात से जूझते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी तो बारिश के मौसम की शुरुआत पर है, आगे पूरा सीजन बचा है। नवी मुंबई के लोगों और महानगर पालिका के बहुत से इम्तिहान अभी बाकी हैं। देखिए, जून की गर्मी में ग्लेशियर्स के पिघलने से लाहौल स्पीति में संकट खड़ा हो गया है और इलाके में चारों तरफ तबाही का ही मंजर है। रख रहे हैं रिपोर्ट। न बादल फटा न बारिश हुई, लेकिन तबाही ही तबाही। लाहौल घाटी का जाहलमा नाला उफान पर है। नाला उफान पर है और लोग खौफजदा हैं। जून का महीना और गर्मी बेशुमार। असर ये हुआ कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बिन बारिश बाढ़ आ गई है। हालात ये हैं कि बाढ़ अपने साथ बीआरओ का बनाया गया एकमात्र अस्थायी वैकल्पिक मार्ग भी बहा ले गई। तस्वीरें आपके सामने हैं और हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं। ग्लेशियर पिघलने से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का बाहरी दुनिया से नाता टूट सा गया है। लाहौल की 14 पंचायतों और पांगी घाटी का संपर्क बिल्कुल कट गया है। सिर्फ आवाजाही ही नहीं, स्थानीय किसानों की कमर टूट गई है। खेतों में तैयार खड़ी सब्जियां और सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपें पानी में बह गई हैं। लाहौल स्पीति में आई बाढ़ ने सिर्फ स्थानीय लोगों को ही खौफजदा नहीं किया, बाहर से आए लोग भी कुदरत के कहर से खौफजदा हो गए। ग्लेशियर पिघला, आई तबाही, चारों तरफ हाहाकार है। तबाही और मुश्किल का दौर सिर्फ और सिर्फ इलाके के 14 पंचायतों के लोगों के लिए नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, बाहर से आए सैलानी जो फंस गए हैं। ये वीडियो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां यातायात घंटों तक बाधित रहा। नाले में आए पानी और मलबे का बहाव सड़कों पर आ गया और ट्रैफिक जाम लग गया। सैलानी घंटों सड़क ठीक होने का इंतजार करते रहे। हाल की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पर्यटकों से अपील है कि वो सफर पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा हालात की जानकारी लेकर चलें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। असम के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इसमें धेमाजी में हालात बेहद खराब हैं। केमी नदी पर बने 300 मीटर लंबे पुल को पानी बहा ले गया अपने साथ और ऐसे में हजारों लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है। पानी की ताकत क्या की, लोहे के मजबूत पुल ने घुटने टेक दिए। लोग खतरों का सामना करते हुए इस पार से उस पार जा रहे हैं। बाइक सवार के साथ 2 और लोग लगे थे।
लेकिन नदी की लहरें उनके हौसलों को तोड़ रही थी। एक एक इंच आगे बढ़ना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी उस पार तक पहुंच पाई। स्कूटी सवार की हालत और ज्यादा खराब थी। एक शख्स उसकी मदद कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तेज लहरें दोनों को बहा ले जाएंगी। इन्हें खतरे में देखकर एक और शख्स मदद को आगे बढ़ता है, लेकिन 3 लोग मिलकर लहरों का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर चौथा भी मदद के लिए आया। पानी की ताकत को कम आंकना ना समझी है। ऐसी कोशिश कई बार जानलेवा साबित होती, लेकिन खतरे के बावजूद समय बचाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाते। उधर असम लगातार हो रही वहां भारी बारिश से कई इलाकों से डराने वाली तस्वीर भी कैमरे में कैद हो रही है। और देखिए सुबह के धुबरी में कुदरत किस कदर कहर बरपा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी आपको हम दिखा देते हैं। कुदरत का रौद्र रूप देखिए। आसमान से आई आफत ने कहर बरपा रखा है। जहां तक नजरें जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। न सड़कें, न गलियां, न खेत है, न खलियान है। सबको बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालात किस कदर बदतर हैं तस्वीरों में देखा जा सकता है। घर डूबे हुए हैं, न खाने का सामान बचा है, न पीने का पानी। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं और प्रशासनिक मदद की राह तक रहे हैं। बाढ़ का पानी अब तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहा है। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव और निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से, क्योंकि वहां आंधी चलने से भारी भरकम पेड़ गिर गया और ई रिक्शा पर जा रहे 9 लोग और एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3 गंभीर तौर पर जख्मी भी हैं। ये मौत का अफसोस है। अपनों को खोने वाले तड़प गए। उनकी चीखें कलेजा चीर रही थी। पूरे अस्पताल में मातम पसरा था। मरने वालों के परिजनों को संभालना मुश्किल था। एक एक कर घायल अस्पताल पहुंचते रहे। घायल और जान गंवाने वाले भारी भरकम पेड़ के नीचे दबे हुए थे। लाख कोशिशों के बावजूद लोग उन्हें निकालने में नाकाम रहे। फिर मशीन कटर के जरिए पेड़ों को काटा गया, लेकिन अफसोस कि इस दौरान 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चलिए इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में और रात 8:45 पर भारत की बात बताता हूं मैं। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार।